स्टूडेंट, ये जो पार्ट 1 है ना वास्तविक संख्याएं, बोर्ड के एग्जाम में इस पार्ट में से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। और कौन कौन सी प्रश्नावली है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और उन 4 प्रश्नावलियों में से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। ये पक्की बात है, लिख के ले लो। और मैं आपको इतने आसान तरीके से समझा दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब सीख गए। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब सबसे पहले आपको बेसिक समझने की जरूरत है, तभी आप इस पार्ट को समझ पाओगे। तो नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति कहते हैं या संख्या प्रणाली। और ये हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले रियल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिन्हें दूसरा नाम से कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं और हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं या फिर काल्पनिक संख्याएं। हमेशा आपको नंबर 2 प्रकार के मिलेंगे, पहला ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। अब वास्तविक संख्याओं को तो हम इसी चैप्टर में शुरू करेंगे। ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं उन्हें समझ लो। ये आपको क्लास 11th में पढ़ाए जाएंगे, जिनमें i बराबर √-1 होता है और i² बराबर -1 होता है। इनको आपको अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे अभी सिलेबस में है नहीं, आप अगली साल पढ़ोगे यानी कि 11 में। लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है कि काल्पनिक संख्याओं का मतलब ऐसी संख्या जो दिखाई नहीं देती पर होती है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। जितने भी नंबर हम अपने जीवन में पढ़ते हैं, देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सारे वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... या फिर 0 1 2 3 4 या 1 3 5 7 9 गैप से, या फिर 2 4 6 8 10 या फिर -2 +-3 -4 +-7। इस तरीके से जैसे भी नंबर होते हैं वो सब, या फिर 3.4 6.33 5/4 7/8 9 सही 3/2। इस प्रकार के जितने भी नंबर हम पढ़ते हैं या हमने पढ़े हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं आज आपको संख्याओं के बारे में इतना ज्ञान दूंगा कि आपको अब तक पढ़ते पढ़ते 12 साल हो चुके हैं। किसी ने भी इतना ज्ञान नहीं दिया होगा। 12 साल का मतलब पहले तो हो गया हमारे पास NC, फिर KG और फिर 1 से 10 तक, यानी कि टोटल मिला के 12 साल हो गए आपको पढ़ते हुए। इतना ज्ञान आपको अब तक पूरे स्कूल में भी किसी ने नहीं दिया होगा संख्याओं के बारे में एक साथ, जितना आज मैं आपको देने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से समझे और नोट करते चलना साथ के साथ। वास्तविक संख्याओं के अंदर सबसे पहला आता नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए हम n का इस्तेमाल करेंगे, बड़े N का। जहां भी बड़ा N दिखे समझ लेना कि वहां पर प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। शुरुआत होती है इनकी 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... अनंत तक। समझ में आ रही है? ये 1 से शुरू होंगी। उसके बाद आता है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं या फिर संपूर्ण संख्याएं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाती हैं। उसके बाद में फिर आते हैं इंटीजर, पूर्णांक। इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं। कैसी संख्याएं होती हैं ये? जैसे -1 -2 +-3 +4 +-5 -6। आप इनको अभी इसी पाठ में भी पढ़ोगे और पाठ नंबर 4 में भी डिटेल में पढ़ लेना। और एक और बात मैं आपको समझा दूं, ये आपने बचपन में लाइन पर संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखा होगा। एक लाइन खींचते थे, फिर हम उसके बाद में वहां पर बीच का बिंदु बनाते, वहां 0 लिखते, इस साइड पर बड़ी संख्याएं प्लस की लिखते थे, इस साइड पर माइनस की लिखते थे। ये आपने सीखा होगा। इन्हीं को इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। रेशनल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं, प्रदर्शित इसे Q से करते हैं। जहां भी Q लिखा होगा उसको समझ लेना कि परिमेय संख्याओं की बातें हो रही हैं, वहां पर उसका इस्तेमाल होना है। होती कैसी है? इस तरीके से होती है। 3/2, 5/4, 14/5, 20/7। इस तरीके से आप कितनी भी लिख सकते हैं, वो सारी परिमेय संख्या होंगी। इसी के अंदर एक और आती है इर्रेशनल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। Q के ऊपर एक ऐसी लाइन खींच देंगे जिसे हम कहेंगे Q बार, उससे प्रदर्शित करेंगे। होती कैसी है ये? जैसे रूट के अंदर में 2, रूट के अंदर में 5, रूट के अंदर में 7, 22/7 या पाई। ऐसी वैल्यू जो बहुत लंबी आती है पॉइंटों में, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसकी एक प्रश्नावली भी है 1.3 में। इसके कॉन्सेप्ट को मैं आगे भी आपको
आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। उसके बाद में आते हैं हमारे पास डेसिमल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में दशमलव संख्याएं कहते हैं। इसे आप अपने हिसाब से डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होती हैं ये संख्याएं? जैसे 3.14, 2.5, 4.12, 12, 12, 7.3333 अप टू इनफाइनाइट टाइम तक। इस तरीके से दशमलव का मतलब ये वाला एक बिंदी होती है, बस आपको ये याद रखना है। इसे पॉइंट भी कह सकते हैं। उसके बाद में एक और संख्या आती है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शांत दशमलव, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अशांत दशमलव। इसको आप 1.4 में बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा देता हूं। पॉइंट के बाद जो संख्या जल्दी खत्म हो जाती है, जैसे ये हो गई 3.14, तो यहाँ पर सिर्फ 2 संख्या आई है और ये खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर 2.5, यहाँ एक ही संख्या आई है 5 की, तो ये यहाँ पर भी खत्म हो गई। तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और आप इसको देखिए ये कितनी लंबी पड़ चुकी है, 12, 12, 12, इस तरीके से और भी हो सकता है। या फिर इसको देखिए 7.3333 खत्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसी संख्याएं जिनको पॉइंट के बाद खत्म नहीं होती जल्दी, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इवन नंबर सम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 या फिर 20, 26, 32, 40, 42, इस तरीके से 2-2 के गैप की सारी सम संख्याएं होती हैं। पहचान क्या है? जो संख्या सिर्फ 2 से कटे और शेषफल 0 आ जाए उसे सम संख्या कहेंगे। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मेरे पास ये लिखा है 22, अब मैं इसमें 2 से भाग करूंगा तो 2 एकम 2, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, उतारेंगे इस वाले 2 को। अब 2 का पहाड़ा चला जाएगा, 2 एकम 2, क्या बचा? शेष 0। तो देखिए यहाँ पर शेष 0 बच गया, तो इसको हम ना सम संख्या कहेंगे 22। और समझ लीजिए जैसे मेरे पास लिखा है 18, तो अब मैं सिर्फ 2 से ही भाग करूंगा, ये आपको याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ 2 से ही भाग करना है। तो 2 ने 18, तो शेष कितना बचा? 0। तो हमारे पास शेषफल 0 बच जाएगा ना, तो वो संख्या हमारी सम संख्या होगी। उसके बाद में आते हैं ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। ये कैसी होती हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9 या फिर 11, 15, 17, 23, 29। इसमें भी 2-2 का गैप है, पर इसकी एक खासियत है, जो संख्या 2 से तो कट जाएगी पर शेषफल 0 नहीं आएगा। कैसे, इसको भी समझ लीजिए। जैसे मैं 15 में भाग करता हूं 2 से, चेक मुझे 2 से ही करना है सम विषम संख्याओं को, तो 2 सते 14 होता है, एक शेष बच गया, लेकिन यहाँ पर शेष नहीं बचना था, तो शेष बच गया, तो ये संख्या हमारी विषम हो जाएगी 15। आप देख लीजिए, इस तरीके से हम पहचानते हैं। उसके बाद में आगे और काम की संख्याएं हैं प्राइम नंबर्स, जिन्हें हिंदी में भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये कैसी होती हैं? जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21। ये कुछ अलग हैं सम विषम संख्याओं से। देखिए इसमें विषम भी मौजूद हैं। भाज्य संख्याओं में 9 विषम होती है लेकिन भाज्य है, 15 विषम होती है पर वो भाज्य है, 21 भी विषम होती है पर भाज्य है। भाज्य संख्याओं में सम और विषम दोनों मौजूद होंगे। और इसको पहचानेंगे कैसे, वो आप समझ लीजिए। भाज्य संख्याएं दूसरी संख्याओं से भी कट जाती हैं, बस ये इसकी खासियत है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मेरे पास एक नंबर दे रखा है 28, तो अब ये 28 देखो 2 से भी कट जाएगा, 14 दूनी 28, ठीक है, 0 शेष बच गया। यही मैंने आपको अभी बताया है। अच्छा, ये हमारे पास 4 से भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 सते 28, 0 शेष बच गया। ये 7 से भी कट जाएगा, 28, 7 चौक 28, 0 शेष बच गया। तो देखो 28 एक ऐसा नंबर है जो कई से कट रहा है, 1 से और अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा, ये तो कटेगा ही कटेगा। ये तो इसकी प्रायोरिटी है कि 1 से और 28 से कटेगा, लेकिन और संख्याओं से भी कटेगा। 2 से कट गया, 4 से कट गया, 7 से कट गया, 3 संख्याओं से कट गया। तो ऐसी संख्या जो दूसरी संख्याओं से भी कट जाती है और शेष 0 आ जाता है, वो हमारी संख्याएं भाज्य होती हैं। यही मैंने आपको यहां पर लिखवाया है। अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 5, 7 या फिर 11, 13, 17, 19, 23, ये ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ विषम ही विषम होंगी। सिर्फ एक इसमें सम संख्या होगी, 2 बाकी सब विषम होंगी। पहचान क्या है, ये संख्याएं सिर्फ 1 और 0 और अपने आप से ही कटती हैं।
बस इनकी ये खासियत है कि ये 1 0 या फिर अपने आप से कटेंगी। 0 से काटोगे तो 0 हो जाएगा। तो वो कैसे कटेंगी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक मैं संख्या ले लेता हूँ 17। अब 17 में 2 से भाग करूंगा तो 2 अट्ठे 16 होता है। तो देखो एक शेष बच गया, लेकिन शेष नहीं बचता तो हमारे पास भाज्य हो जाती, पर एक बच गया। अच्छा 1 से काटता हूं तो 1 से काटूंगा तो 17 बार चला जाएगा और मेरे पास शेष बच जाएगा 0। ठीक है। अच्छा 17 से काटता हूं तो 17 एकम 17, हमारे पास 0 शेष बच जाएगा। तो इन दोनों से तो 0 शेष बचेगा। बाकी आप किसी से भी काट लो, जैसे 4 से काट लो 17 को तो 4 चौक 16, एक शेष बच गया। 5 से काट लो 17 को, 5 तिया 15, अब की बार 2 शेष बच गया। तो यानी कि शेष कुछ ना कुछ बचा रहेगा। तो ऐसी संख्याओं में जो शेष बच जाता है वो हमारी अभाज्य होती हैं। अब आता है फैक्टर, जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। ये क्या होते हैं, इस रूप में लिखे होंगे, आपने करे होंगे एलसीएम और एचसीएफ में। नहीं करे हैं तो मैं आपको सिखाने वाला हूं आगे की वीडियोस में। 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, इस तरीके से हम गुणनखंडों को करते हैं। उसके बाद आते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों चीज सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं अभाज्य गुणनखंड लिखा होगा और कहीं कहीं सिर्फ गुणनखंड लिखा होगा। उसके बाद में आते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जैसे 6 और 7, 2 और 3, 14 और 15, ऐसी संख्या जो आपसी में हो और उनका मासा 1 आ जाए। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे ना, यानी कि मासा महत्तम समापवर्तक, तो 1 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनका मासा 1 आ जाता वो आपस में सह अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद में एक और चीज है को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य गुणनखंड। अब सह अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, सिंपल जैसे ये लिखे हैं आपस में, ये आपस में सह अभाज्य गुणनखंड है। 1 2 3 और 5 ये सह अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ये और काफी काम के हैं। मल्टीपल्स, जिन्हें हिंदी में गुणज कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझो 5 का गुणज, तो 5 का गुणज क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छिंग 30। सिंपल, जिसका भी गुणज पूछेगा उसका पहाड़ा लिख देना है आपको। अब जितनी बार पूछे, अगर जैसे 6 बार पूछेगा तो मैंने 6 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6। 10 बार पूछता तो 10 बार, 3 बार पूछता तो यहीं तक लिखता। इस तरीके से गुणज लिखते हैं। सभी अंकों के गुणज अनंत होते हैं। अगर उसने मुझसे पूछ लिए 1000 के तो मुझे 1000 तक लिखने होंगे। इसका मतलब इसकी कोई सीमा नहीं होती, अनंत तक लिख सकते हैं इन्हें। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझे आप, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम कैसे, जैसे 2 3 5 9 13 15 17 21 25 30 35 40 55। तो इसमें ना संख्याएं बढ़ रही हैं, चाहे ऑर्डर से बढ़े या बगैर ऑर्डर के, लेकिन संख्याएं आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इनको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, यानी कि घटता क्रम। अब घटता क्रम का मतलब आप समझ ही चुके हैं, उल्टी, यानी कि सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद में आता है सक्सेसर, इसे हिंदी में अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कहते हैं। क्या होता है, एक उदाहरण से समझ लो। जैसे 6 का अनुवर्ती, तो इसमें ना 1 जुड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 जुड़े, सिर्फ 1 जोड़ना है। किसी का भी पूछ ले, जैसे 8 का पूछा होता तो 8 + 1 कर देते तो 9 आ जाता, तो ये अनुवर्ती हो गया। प्रीडेसेसर, इसका मतलब हिंदी में पूर्ववर्ती। उदाहरण से समझो पूर्ववर्ती, 5 का पूर्ववर्ती का मतलब है 1 घटे, इसमें घटना है, तो 5 में से 1 गया तो 4। इस तरीके से हम पूर्ववर्ती निकालते हैं। अब बचा हमारे पास रेशियो। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। उसका चिन्ह आप देख सकते हैं, इसको अनुपात का चिन्ह कहेंगे। जहां भी ये लगा हो समझ लेना अनुपात है। और अभी तो मैंने रहने दिए हैं, जैसे भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में क्या आते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वो जो आते हैं। और एक रह गया अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। उसमें क्या है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, वो सारी चीजें आती हैं, वो सब इसमें आती हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम भी होते हैं। तो ये 3 मैंने आपको नहीं बताए हैं क्योंकि इनकी इस पार्ट में जरूरत नहीं है, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनको बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि बार बार यही चीज रिपीट होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, और इसके काफी सवाल करवाऊंगा। जो पहले सवाल है ना, उसमें 3 दे रखे हैं, II, और III। उन तीनों को हम उसी में समझ लेंगे बहुत। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।